वाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस आपको बता दें, आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर SBI क्लर्क मेंस 2024 के लिए बेस्ट GA बूस्टर प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पिछले 6 महीनों का पूरा करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह पर प्राप्त होता है। इसमें मंथली 500 MCQs, बैंकिंग MCQs, स्ट्रेटेजी के और रिवीजन PDF पिछले 6 महीनों की आप इसमें शामिल है। तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से। आपके आने वाले SBI क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये 6 मंथ बेस्ट GA बूस्टर रहने वाला है। तो लिंक आपको वीडियो का लिंक आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप का इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारी ऐप इंस्टॉल कीजिए और ये बेस्ट GA बूस्टर को आप डाउनलोड कीजिए। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट आउटसाइड एशिया टू इशू कार्ड्स यूजिंग रुपे टेक्नोलॉजी? कौन सा देश रुपे कार्ड जारी करने वाला एशिया के बाहर पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मॉरिशस। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस प्रविंद कुमार जुगनाथ, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका रानिल विक्रमसिंघे, इन तीनों ने ही मिलकर रुपे कार्ड्स एंड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI कनेक्टिविटी को लॉन्च किया है। एक्चुअली भारत और मॉरिशस के बीच में तो रुपे कार्ड और UPI कनेक्टिविटी दोनों ही लॉन्च किए गए, वहीं भारत और श्रीलंका के बीच केवल UPI कनेक्टिविटी लॉन्च किया गया है। इसी के साथ जो मॉरिशस की माउ CAS कार्ड स्कीम है, इसके माध्यम से अब बैंक्स रुपे कार्ड्स डोमेस्टिकली इशू कर सकेंगे। इसी के साथ मॉरिशस फर्स्ट कंट्री बन गया है आउटसाइड एशिया जो कि रुपे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कार्ड्स इशू करेगा। वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका के साथ, तो जो भी इंडियन ट्रैवलर्स श्रीलंका जा रहे हैं वो QR कोड बेस्ड पेमेंट्स कर सकते हैं किसी भी मर्चेंट की दुकान पर जहाँ पर UPI ऐप चल रहा है। इसी तरह से अब 7 कंट्रीज़ हो गई हैं जहाँ पर इंडियंस UPI के माध्यम से पेमेंट्स कर सकते हैं। तो भूटान सबसे पहले ऐसी कंट्री था जिसने UPI अडॉप्ट किया था 2021 में। उसके बाद फिर ओमान, UAE, नेपाल, फ्रांस भी इस लिस्ट में शामिल हो गए और 2 श्रीलंका और मॉरिशस अब हो चुके हैं। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ आर ऑफर्ड टू हाउस होल्ड्स अंडर द PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना? PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त होगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अप टू 300 यूनिट्स। आपको जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जो कि एक रूफटॉप सोलर स्कीम है और लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात कही जा रही है। इन्वेस्टमेंट लगेगा इस स्कीम में 75,000 करोड़ रुपये का और 300 यूनिट्स तक की फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ यहाँ पर ऑफर की जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन पीपल पर नहीं पड़ना देगा, ऐसा सरकार ने कहा है, और सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कराएगा सोलर पैनल वगैरह के लिए। अच्छा, ये आपको बता दूँ मैं, ये स्पेशल जनरल अवेयरनेस क्लासेस आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं SBI के लिए, तो इन्हें आप देखना ना भूलें। एक्चुअली जब मैंने सर से कहा था कि सर इस तरह की स्पेशल क्लासेस हम लॉन्च कर देते हैं और YouTube पर एक क्लास आ गई है, बाकी क्लासेस अब ऐप पर आएंगी, ठीक है। तो मुझे लगा था अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, पर जो है 1 दिन हो चुका है इसे अपलोड हुए हुए, पर अभी भी कुछ खास रिस्पॉन्स आपका नहीं आया है, जबकि इससे इतना अच्छा इनिशिएटिव आपके लिए लिया गया है, ठीक है। तो कोई ऐसा इनिशिएटिव हम लेते हैं पर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, तब ऐसा लगता है कि कोई नहीं यार, अब इस तरह के इनिशिएटिव लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तब ऐसा लगता है ना। आप इसमें देखेंगे तो आपको पिछले 5-6 महीनों के जो वो होती है ना, जैसे हम चेरी पिक कहते हैं, चेरी पिक करना कहते हैं कि हाँ बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें एकदम पिक कर लिया आपने, तो वही करंट अफेयर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जो ऐसे करंट अफेयर हैं जो देखते ही आपको लगता है कि हाँ ये पूछा जाएगा, और वो भी ईजी तरीके से, ठीक है, पिछले 5-6 महीने के, तो अच्छा खासा आपका रिवीजन इससे हो जाएगा। तो ये क्लास आप देखना ना भूलें। बाकी क्लासेस आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिलेंगी और इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिसेंटली दत्ताजी राव कृष्णराव गायकवाड़ पास्ट अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? हाल ही में दत्ताजी राव
कृष्णराव गायकवाड़ का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है क्रिकेट। देखिए, फॉर्मर इंडियन स्कीपर दत्ताजीराव कृष्ण राव गायकवाड़, डीके गायकवाड़, इनका हाल ही में 95 की एज में निधन हो गया है और अपनी डेथ से पहले ये ओल्डेस्ट लिविंग इंडियन क्रिकेटर अब तक थे। बड़ौदा को इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है, रणजी ट्रॉफी भी इनकी अगुवाई में जीती बड़ौदा, और इंटरनेशनल डेब्यू इन्होंने 1952 में किया था। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। मीर मोहम्मद फारूक नस्की, जो कि वेटरन ब्रॉडकास्टर रहे, पोइट रहे, साहित्य अकेडमी विनर रहे, इनका हाल ही में 83 की एज में निधन हो गया। जाने मानी लिटरेचर एंड पद्मश्री अवार्डी उषा किरण खान, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 78 की एज में। हिंदी और मराठी लैंग्वेजेस में इन्होंने लिखा है और एकेडमिक हिस्टोरियन भी ये रही है। वेयर वॉज द स्टैचू ऑफ इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत अनवेल्ड? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, देहरादून। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक लाइफ साइज स्टैचू इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का देहरादून में अनवील किया है। लाइफ साइज मतलब जो रियल में उनकी जो है हाइट रही थी, उसी हाइट का स्टैचू। जनरल रावत, उनकी वाइफ मधुलिका रावत और इनके अलावा 12 और मिलिट्री पर्सनल, ये सभी हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी कुन्नूर, तमिलनाडु में। 2021 की ये बात है। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2024? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2024 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको जानना चाहिए, हर साल 12 दिसंबर को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। इस बार थीम रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। वहीं आपको जानना चाहिए कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ये एक सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 1958 में की गई। नेशनल वीमेंस डे भारत में 13 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सरोजिनी नायडू, जो कि जानी मानी फ्रीडम फाइटर रही हैं, पोएट रही हैं, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड यूनानी डे इन द ईयर 2024? वर्ष 2024 में विश्व यूनानी दिवस का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। देखिए, वर्ल्ड यूनानी डे ये हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हकीम अजमल खान की। यूनानी डे 2024 का थीम रहा यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ ये हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन द्वारा पूसा, न्यू दिल्ली में। What are the names of the 4 variants of business credit cards launched by HDFC Bank? HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किए गए बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स के 4 प्रकारों के नाम क्या हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, बीज फर्स्ट, बीज ग्रो, बीज पावर एंड बीज ब्लैक। देखिए, प्राइवेट लेंडर HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड्स की एक नई बिजनेस रेंज लॉन्च की है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि SME सेक्टर से संबंधित हैं। 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं, बीज फर्स्ट, बीज ग्रो, बीज पावर एंड बीज ब्लैक। तो यहाँ पर 55 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। HDFC बैंक ने हाल ही में $300 मिलियन जो है रेस किए हैं अपने फर्स्ट एवर सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड इशू के द्वारा। साथ ही आपको जानना चाहिए कि HDFC बैंक ने स्पॉन्सर एंड डेस्टिनेशन बैंक के रूप में कार्य किया, किसके लिए? ट्रेडिंग सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट इन सेकेंडरी मार्केट में। HDFC बैंक NSE और BSE में क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेमेंट कार्ड लॉन्च्ड फॉर हैसल फ्री पेमेंट्स इन एम्स न्यू दिल्ली? एम्स नई दिल्ली में आसान भुगतान के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर मानसुख मांडविया, इन्होंने एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है और इससे जो है एम्स न्यू दिल्ली में हैसल फ्री पेमेंट्स आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है सभी पेशेंट्स को, कोई भी सर्विस चार्ज इसमें नहीं है। तो जैसे ही कोई पेशेंट एडमिट होता है उसको ये स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। हाउ मच इज़ द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित? श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर RBI द्वारा कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 0.75 लाख रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 0.75 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल
मध्य प्रदेश पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी अदर रिस्ट्रिक्शंस यूसीबीज। आरबीआई ने 0.50 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर। आरबीआई ने 2.50 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पुष्कर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर। आरबीआई ने 1.0 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है शिलोंग कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड मेघालय पर। C-DOT and which IIT signed agreement for 6G 140 GHz transmitter and receive module। C-DOT और किस IIT ने 6G 140 GHz ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर ऑप्शन सी है IIT रुड़की। आपको जाना चाहिए C-DOT जो कि एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की IIT रुड़की, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत 140 गीगाहर्ट्ज फुली इंटीग्रेटेड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉड्यूल बनाए जाएंगे 6G एंड इसके बियॉन्ड रेंज के लिए। ये एग्रीमेंट साइन किया गया है अंडर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF स्कीम के दौरान, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन डेवलपमेंट कमर्शलाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स में संबंधित हैं उनको जो है फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके इस फंड से, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड से। What is the name of the Indian Air Force helicopter display team that is participating in the Singapore Air Show 2024? सिंगापुर एयर शो 2024 में भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है सारंग। देखिए 71 पर्सनल की टीम इंडियन एयरफोर्स की जिसका नाम सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है, ये पाया लेबर एयरबेस सिंगापुर में लैंड कर चुकी हैं। यहाँ पर सिंगापुर एयर शो 2024 में ये पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो यहाँ पर एरोबेटिक्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगी ये सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। साथ ही 5 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जिन्हें ध्रुव भी कहते हैं ये भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किए गए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। Where was the regional community radio सम्मेलन साउथ held to celebrate 20 years of community radio in India? भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन दक्षिण कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक रीजनल कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन साउथ को ऑर्गेनाइज किया है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो का भारत में 20 साल पूरे हो चुके हैं। फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भारत रत्न श्री LK आडवाणी जी द्वारा 1 फरवरी 2004 को इनोग्रेट किया गया था। कम्युनिटी रेडियो एक थर्ड टियर ब्रॉडकास्टिंग के तहत आता है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के तहत पब्लिक सर्विस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और कमर्शियल रेडियो इनसे अलग होता है, थर्ड ईयर होता है ये। तो लो पावर रेडियो स्टेशंस होते हैं जिन्हें सेटअप और ऑपरेट किया जाता है लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा। तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो इस पर कई तरह के इशू चर्चा करते हैं, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सभी। Who flagged off the first trial cargo vessels from Maya Port in India to सुल्तानगंज पोर्ट इन बांग्लादेश? भारत के मया बंदरगाह से बांग्लादेश के सुल्तानगंज बंदरगाह तक पहले परीक्षण मालवाहक जहाज़ों को किसने हरी झंडी दिखाई? सही आंसर ऑप्शन बी है शांतनु ठाकुर। देखिए फर्स्ट ट्रायल मोमेंट्स ऑफ वेसल्स कैरिंग स्टोन एग्रीगेट्स फ्रॉम माया पोर्ट इन इंडिया टू सुल्तानगंज पोर्ट इन बांग्लादेश माया अरीशा रूट, ये सक्सेसफुली हाल ही में संपन्न हुआ। देखिए भारत के माया पोर्ट से और बांग्लादेश के जो सुल्तानगंज पोर्ट है यहाँ पर वेसल्स भेजे गए, स्टोन उनमें भरे हुए थे और रूट फॉलो किया इन्होंने माया अरीशा रूट। तो जो बांग्लादेश का फ्लैग वेसल है MV देश बांग्ला, जिसमें स्टोन वगैरह रहे, इसको हरी झंडी दिखाई गई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज शांतनु ठाकुर द्वारा। कहाँ से? माया इनलैंड कस्टम पोर्ट वेस्ट बंगाल से। Maya Arisha Port will reduce the distance from National Waterways 1 to Bangladesh and northeastern region by 930 kilometers। अच्छा आपको जानना चाहिए जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने 25 न्यू नेशनल वाटरवेज आइडेंटिफाई किए हैं और मकसद तो ये है कि 2047 तक 50 वाटरवेज भारत में ऑपरेशनलाइज हो जाएं। What is the percentage increase in the labor force participation rate in urban areas from October to December 2022 to October to December 2023? अक्टूबर से दिसंबर 2022 से अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक
शहरी क्षेत्र में श्रम बल भागीदारी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 49.9%। देखिए, हाल ही में जो क्वार्टरली बुलेटिन है अक्टूबर से दिसंबर 2023 का ये जारी किया गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसमें बताया गया है। अर्बन एरियाज़ में ये अक्टूबर से दिसंबर 2022 में 48.2% था। ये बढ़कर अब अक्टूबर से दिसंबर 2023 में 49.9% हो चुका है। किन के लिए? जो 15 साल से ऊपर के हैं। मेल के लिए ये 74.1% हो चुका है। फीमेल के लिए 25% हो चुका है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो की बात करें अर्बन एरियाज़ में तो ये 46.6% हो चुका है अक्टूबर से दिसंबर 2023 में। और वहीं अगर हम फीमेल के लिए बात करें वर्कर पॉपुलेशन रेशो तो ये 69.8% हो चुका है फीमेल के लिए। अब फीमेल के लिए 22.9% हो चुका है, मेल के लिए 69.8%। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ में तो ये डिक्रीज़ हुआ है। जहाँ अक्टूबर से दिसंबर 2022 में 7.2% था, वहीं ये अक्टूबर से दिसंबर 2023 में 6.5% हो चुका है। मेल के लिए ये 2030 में 5.8% रहा, वहीं फीमेल के लिए 8.6% रहा है। देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अप्रैल 2017 से ही लॉन्च करता आ रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब परसेंटेज ऑफ पर्सन्स इन लेबर फोर्स इन द पॉपुलेशन। वर्कर पॉपुलेशन रेशो मतलब परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। और एम्प्लॉयमेंट रेट मतलब परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन्स इन द लेबर फोर्स। Who launched the greening and restoration of wasteland with agroforestry report and portal? Agroforestry ग्रो के साथ बंजर भूमि की हरियाली और बहाली रिपोर्ट और पोर्टल किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है रमेश चंद। देखिए, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कि ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रोफेसर रमेश चंद, जो कि मेंबर है नीति आयोग के। ये रिपोर्ट स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस प्रोवाइड कराता है ताकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकें। ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रोफॉरेस्ट्री ग्रो सस्टेनेबली मैपिंग पोर्टल भुवन ये भी लॉन्च किया गया है। तो इसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आपको बता दें, इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इसमें एग्रोफॉरेस्ट्री का जो शेयर है वो 8.65% का है। और टोटल कितना है? 28.42 मिलियन हेक्टेयर्स। अच्छा, भारत ने एक एम भी रखा हुआ है कि हम 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर्स की जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करेंगे। साथ ही एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे 2.5 से 3 बिलियन टन्स का। विच कंपनी विल सप्लाई 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स टू इंडियन नेवी? कौन सी कंपनी भारतीय नौसेना को 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की आपूर्ति करेगी? सही आंसर ऑप्शन बी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ हैदराबाद, जिसके तहत 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स एट द कॉस्ट ऑफ 2269.54 करोड़ रुपीज़ में एक्वायर किए जाएंगे। आपको बता दें, जो शक्ति EW सिस्टम है ये इंडिजिनसली ही डिज़ाइन किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, मैन्युफैक्चर किए गए हैं और ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस को। और इनको इंडियन नेवी द्वारा यूज़ किया जाएगा, वारशिप में इनको इंस्टॉल किया जाएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द गुप्तेश्वर फॉरेस्ट लोकेटेड विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज उड़ीसा's 4th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट? गुप्तेश्वर वन किस जिले में स्थित है जिसे उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है कोरापुट। देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है इसे अपना 4th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट नियुक्त किया है। इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने मंडासरू जो कि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में है, महेंद्रगिरी गजपति में और गंधामर्दन जो कि बारगढ़ और बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट में है, इसे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया था। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड इन विच सिटी? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में अपार वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड को लॉन्च किया है। अपार की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका नाम है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020
के तहत इसको लॉन्च किया गया है। 12 डिजिट की आईडी होती है जो कि हर स्टूडेंट को दी जाती है, और इसके तहत जो भी एकेडमिक अचीवमेंट रही हैं बच्चे की वो एक जगह पर आपको प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही आपको जाना चाहिए नई दिल्ली में ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग पशुपति कुमार पारस ने सुफलाम यानी कि स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 को इनोग्रेट किया है। Who has recently taken over as the chairman and managing director of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC)। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, संजय कुमार जैन। आपको जानना चाहिए कि संजय कुमार जैन ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC के। आपको जानना चाहिए IRCTC इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर में ये कार्य करता है। 2019 में ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE पर भी लिस्ट हुआ और गवर्नमेंट की होल्डिंग रही इसमें 67%। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड BAPS हिंदू टेम्पल इन विच सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आबू धाबी। आपको जानना चाहिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन आबू धाबी इसको इनोग्रेट किया है UAE में, मतलब आबू धाबी UAE में इनोग्रेट किया है। और आपको बता दें ये जो लैंड है इस टेम्पल की UAE गवर्नमेंट द्वारा डोनेट की गई थी, ठीक है, डोनेट की गई थी। और इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जो आधारशिला आप कह सकते हैं, 2019 में रखी गई थी। उस वक्त UAE ईयर ऑफ टॉलरेंस मना रहा था उस साल को, 2019 को। अच्छा, इस मंदिर की बात कर लेते हैं तो BAPS हिंदू मंदिर आबू धाबी ये एक ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर है जिसे बिल्ड किया गया है BAPS द्वारा यानी कि बोचासन निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के द्वारा। और जो भी इसकी पूजा पाठ होती है 14 फरवरी 2024 को जब इसका उद्घाटन हुआ, तो जो भी पवित्र सेरेमनी होती है वो कराई गई महंत स्वामी महाराज द्वारा। और आपको बता दें शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि क्राउन प्रिंस हैं आबू धाबी की, इन्होंने 27 एकड़्स लैंड इस मंदिर के लिए गिफ्ट की थी। अच्छा, इस मंदिर में केवल रामायण, शिव पुराण और भागवत, महाभारत या फिर और भी जो हिंदू स्टोरीज़ हैं या फिगर्स हैं, केवल उन्हीं से संबंधित स्टोरीज़ नहीं हैं बल्कि अरेबियन, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और नेटिव अमेरिकन एंड अदर सिविलाइजेशन से संबंधित भी स्टोरीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। ये थर्ड हिंदू टेम्पल है UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। पहला हिंदू टेम्पल 1958 में दुबई में क्रिएट किया गया था। दूसरा टेम्पल जो है दुबई में क्रिएट किया गया था, दुबई में ही क्रिएट किया गया था 2022 में, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में लिखा है ना, ये फर्स्ट हिंदू टेम्पल है आबू धाबी में, बाकी दुबई में है। मंदिर की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 108 फीट हाइट है, 262 फीट लेंथ और 180 फीट विड्थ। और नागर स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है, सेम जो हम अयोध्या में राम टेम्पल बनाया गया है उसी आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। अच्छा, इसी आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अहलान मोदी इवेंट को भी संबोधित किया जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम आबू धाबी में। साथ ही IIT दिल्ली आबू धाबी कैंपस में जो फर्स्ट बैच है स्टूडेंट्स का, उनके साथ भी इंटरेक्ट किया। प्रेसिडेंट कौन है UAE के? शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान। अच्छा, आपको जानना चाहिए कि जो CBSE है इसने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस दुबई UAE में ओपन करेगा। तो ये सभी कवरेज थी UAE से संबंधित। What was the theme of the World Government Summit 2024 held in UAE? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये एक एनुअल इवेंट है जो कि दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया जाता है। पहली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2013 दुबई में आयोजित की गई थी, उसके बाद से एनुअली ये आयोजित होता रहा है। 2024 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का थीम रहा शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, दुबई में हुआ और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसे अटेंड किया है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। What is the name of the portal launched by Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare अर्जुन मुंडा under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सारथी पोर्टल। देखिए,
जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड किसान रक्षक हेल्पलाइन 1447 एंड पोर्टल, एग्री इंश्योरेंस सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी, जिसे कि यूएनडीपी इंडिया के कोलेब्रेशन में तैयार किया गया है, साथ ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS प्लेटफॉर्म, इसको भी लॉन्च किया है फार्मिंग कम्युनिटी के लिए अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें LMS, इसको नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न के सहयोग से बनाया गया है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग फार्मर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और जो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी को इसेंशियल स्किल्स और जो नॉलेज होती है क्रॉप इंश्योरेंस से संबंधित वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2016 में और 2 स्कीम्स को रिप्लेस किया था इसने, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, दूसरी है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो इन दोनों की जो बेस्ट फीचर्स थे उनको मर्ज करके स्कीम बनाई गई थी। रिसेंटली काजी नींबू हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट, हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर ऑप्शन ए है आसाम। देखिए आसाम गवर्नमेंट ने काजी नींबू यानी कि साइट्रस लेमन इसको स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया है। जो काजी नींबू है ये यूनिक एरोमा और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी इसको प्राप्त है। आसाम की बात करें इसे लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से जानते हैं, SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। कैपिटल इसकी दिसपुर है और चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा है, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्वयं स्कीम, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा उड़ीसा। देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में एक वन टाइम लाइवलीहुड कैश असिस्टेंस यानी कि जो कैश राशि होती है 1000 रुपये की दी जाएगी उन्हीं सभी फैमिलीज़ को जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के तहत कवर्ड है, वन टाइम है ना, एक ही बार दी जाएगी। साथ ही एक नई स्कीम जिसका नाम स्वयं है इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन प्रोवाइड कराया जाएगा 1 लाख रुपये तक का रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ्स को जो कि 18 से 25 साल के हैं, ताकि वो अपना कोई बिजनेस वेंचर शुरू कर सकें। साथ ही गवर्नमेंट ने जो एग्जिस्टिंग खुशी स्कीम है इसको अब नाम दिया है खुशी प्लस। तो इसमें जो बेल्टेड सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कराते हैं वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे सभी सैनिटरी नैपकिन्स। इन विच सिटी डिड द इंडियन पावर स्टेशन O&M कॉन्फ्रेंस 2024 टेक प्लेस, भारतीय पावर स्टेशन O&M सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है रायपुर। देखिए इंडियन पावर स्टेशंस O&M कॉन्फ्रेंस 2024 इसको होस्ट किया गया NTPC लिमिटेड द्वारा और रायपुर छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ। इसको इनोग्रेट किया गया वर्चुअली यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह द्वारा। थीम रहा इसका ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस फॉर सेफ, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव पावर जनरेशन। साथ ही इन्होंने एक विकल्प को भी इनोग्रेट किया है। विकल्प क्या है? ये एक यूनिक ऐश ब्रिक है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट से बनी है, ईंट है, ईंट कह सकते हैं, है ना। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच IIT फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा IIT रुड़की। आपको जानना चाहिए कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की IIT रुड़की के साथ, और इस कोलेब्रेशन के तहत जो IIT रुड़की के प्रोफेशनल्स हैं वो जो भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कराएंगे राज्य सरकार के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट के समय पर, ठीक है, ये सभी टेक्निक्स जो हैं, स्किल्स जो हैं वो काम आ सकें। साथ ही IIT रुड़की एक और न्यूज़ के वजह से चर्चा में रहा, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS, इन्होंने भी IIT रुड़की के साथ हाथ मिलाया है ताकि जो मेडिकल सपोर्ट है ना, और पेशेंट केयर है, जो पर्सनल होते हैं ना, आर्मी में जो पर्सनल होते हैं तो उनकी मेडिकल केयर से संबंधित ये समझौता किया गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इन कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इज बीइंग एक्वायर्ड बाय DK अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड अडानी पावर लिमिटेड? DK अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अडानी पावर लिमिटेड द्वारा कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में कितने प्रतिशत शेयरधारिता का अधिग्रहण किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन
डी है 100%। देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक जो एक्विजिशन है उसको अप्रूव कर दिया है। एक्विजिशन है कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का, किसके द्वारा? डीके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा। 100% शेयर होल्डिंग यहाँ पर बाय की जाएगी। साथ ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 100% एक्विजिशन जो है अप्रूव कर दिया है तियानिश लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का, किसके द्वारा? मैट्रिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर एंड विच यूनिवर्सिटी साइंड MOU फॉर कोलैबोरेशन फॉर ट्रस्टवर्दी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र और किस विद्यालय ने विश्वसनीय और जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अमृता यूनिवर्सिटी। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, जो कि टेक्निकल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत, और अमृता यूनिवर्सिटी के बीच में, ताकि रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्रिएट किया जा सके। तो इसके तहत ये जो कोलैबोरेशन है ये इस चीज़ पर फोकस करता है कि जो AI सिस्टम है और जो भी उससे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो फेयर हों और ट्रस्टवर्दी हों, रिस्पॉन्सिबल हों। Ministry of Defense has signed a contract with which company for 463 stabilized remote control guns for Indian Navy and Indian Coast Guard? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 463 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, AWEIL कानपुर। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एडवांस्ड वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि AWEIL कानपुर के साथ, जिसके तहत 463 इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी, सप्लाई की जाएंगी इंडियन नेवी के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। टोटल कॉस्ट रहेगी 1752 करोड़ रुपए। दी SRCG यानी कि स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स विल इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड टू एक्यूरेटली engage small targets that pose a threat to ships in an asymmetric environment both by day and night. Who has been re-elected as president of El Salvador? अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, नाइब अरमांडो बुकेले ओर्टिज। देखिए नाइब अरमांडो बुकेले ओर्टिज जो कि प्रेसिडेंट है एल सल्वाडोर के, इन्होंने जनरल इलेक्शंस 2024 जीत लिए हैं और दूसरी बार ये अपनी इस पोस्ट पर री इलेक्ट हुए हैं। एल सल्वाडोर की बात करते हैं, कैपिटल सैन सल्वाडोर है, करेंसी यहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और बिटकॉइन है। Researchers have identified new species of burrowing frog जिसका नाम है स्पेरोथेका वर्षाभू इन विच सिटी। शोधकर्ताओं ने किस शहर में मेंढक की नई प्रजाति स्पेरोथेका वर्षाभू की पहचान की है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बेंगलुरु। देखिए इस तरह की जो क्वेश्चन है ना, ये बैंक में तो नहीं पूछे जाते, पर बाकी और जो एग्जाम है वहाँ पर पूछ लेते हैं नई स्पीसीज कहाँ पाई जाती है। जैसे कोई PCS एग्जाम होता है वहाँ पर पूछ लेते हैं, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन अब उड़ीसा PSC में पूछा गया था यहाँ पर 2023 में PCS पेपर में, तो इसलिए मैं इसको इंक्लूड करके चलता हूँ। देखिए इस रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने एक नई स्पीसीज डिस्कवर की है बोरोइंग फ्रॉग की बेंगलुरु में, और इसका नाम है स्पेरोथेका वर्षाभू, ठीक है। और बस इसमें इतना ही जानना है। रेन के टाइम पर जो है ये लोग काफ़ी, ये जो मेंढक हैं, ठीक है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि संख्या में देखे जाते हैं, जैसे रेन का इंतज़ार रहता है ना अर्ली शावर्स का। विच बैंक हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू एक्वायर अप टू 9.5% स्टेक ईच इन 6 बैंक्स नेमली एक्सिस बैंक लिमिटेड, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड एंड इंडसइंड बैंक लिमिटेड। किस बैंक को, 6 बैंक को, एक्सिस बैंक लिमिटेड, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड और इंडसइंड बैंक लिमिटेड में से प्रत्येक में 9.5% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है, HDFC बैंक। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने HDFC बैंक और इसकी जो ग्रुप एंटिटीज़ हैं इंक्लूडिंग HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस और भी जो है, इनको परमिट कर दिया है कि आप 9.5% तक की जो है एग्रीगेट होल्डिंग प्राप्त कर सकते हैं 6 लेंडर्स में। 6 लेंडर्स के नाम नीचे दिए गए हैं, ऑलरेडी मैं आपको पढ़कर बता चुका हूँ। What was the subject of Nima Sarikani's winning wildlife photograph
फोटोग्राफ विनिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड के विजेता नीमा सरीखानी की फोटोग्राफ का विषय क्या था? सही आंसर ऑप्शन सी है, अ पोलर बियर स्लीपिंग ऑन अ स्मॉल आइसबर्ग। देखिए यूके के एक फोटोग्राफर हैं नीमा सरीखानी, इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक पोलर बियर की फ़ोटो ली है जो कि पीसफुली सो रहा है एक स्मॉल आइसबर्ग पर, और ये फ़ोटो इन्होंने नॉर्वे के स्वालबार्ड आर्किपेलागो में ली है। Who has been appointed as the new brand ambassador of the Fit India Movement? Fit India Movement का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, नरेंद्र कुमार यादव। देखिए IRS ऑफिसर नरेंद्र कुमार यादव जो कि एडिशनल डायरेक्टर GST हैं, इन्हें न्यू ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है फिट इंडिया मूवमेंट का। फिट इंडिया मूवमेंट आप सभी जानते हैं कि नेशन वाइड इनिशिएटिव है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एनकरेज इंडियंस टू डेवलप फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स इनटू देयर डेली लाइव्स। The headquarters of the Confederation of International Small Tea Holders (CITS) will shift to which country from China? Confederation of International Small Tea Holders का मुख्यालय चीन से किस देश में स्थानांतरित होगा? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। देखिए जो हेडक्वार्टर्स है कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स, ये इंडिया में शिफ्ट होगा चाइना से। डिसीजन हाल ही में लिया गया है फाओ इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी के 25th सेशन जो गुवाहाटी में हुआ इस दौरान। आपको बता दें जो ये फाओ IGG ऑन टी है, ये हाईएस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म है टी के लिए, जहाँ पर जितने भी टी प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग नेशंस हैं वो इस बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन क्या क्या ट्रेंड है, कंजप्शन रेट एंड प्राइसेस ऑफ टी, ठीक है, इन सब बारे में डिस्कस करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 एडेड बोंडोपोर्जा, खोंडपोर्जा एंड कोंडा सवरस टू द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन विच स्टेट? संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 ने बोर्डोपोर्जा, खोंडपोर्जा और कोंडा सावरस को किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ा है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आंध्र प्रदेश। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 ये पार्लियामेंट में पास हुआ। इस बिल ने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 को अमेंड किया है, आंध्र प्रदेश संबंधित है। इसी के साथ अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आंध्र प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उस लिस्ट में जोड़ा जा रहा है बोंडोपोर्जा को, खोंडपोर्जा को और कोंडा सवरास को। साथ ही आपको जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2024 भी पार्लियामेंट में पास हुआ, और इसने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 एंड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 को जो है अमेंड किया है, उड़ीसा से संबंधित है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में जोड़ा गया है मुकादोरा, देखिए दोनों एक जैसे हैं, मुकादोरा और मुकादोरा, और नुकादोरा और कोंडा रेड्डी, ठीक है, इनको जोड़ा गया है उड़ीसा में शेड्यूल्ड ट्राइब में। बाकी कुछ को हटाया भी गया है, जैसे तमादिया एंड तमुदिया कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड कास्ट से हटाकर इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में डाला गया। टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 भी हाल ही में पास हुआ। इसने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को रिप्लेस किया है और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को भी रिप्लेस किया है। इसमें बताया गया है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी यदि आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क को, प्रोवाइड करना चाहते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, या फिर रेडियो इक्विपमेंट परचेज करना चाहते हैं। साथ ही पार्लियामेंट ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 को भी पास किया है। इस बिल ने अमेंड किया है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 को। इस एक्ट में जो है सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्थापित किया जाता है इस एक्ट के तहत, ताकि जो वाटर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। अच्छा, इस बिल ने डीक्रिमिनलाइज किया है कई तरह के वायलेशंस को और पेनल्टीज़ जो है लगाई है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो एक्ट बना है अब ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड यूनियन टेरिटरीज़ में अप्लाई किया जाएगा। इसके तहत जो चेयरमैन है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, इनको नॉमिनेट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी किस तरह से होगा। साथ ही इस बिल में एक पेनल्टी भी बताई गई है 10,000 रुपीज़ से लेकर 15 लाख रुपीज़ तक की, यदि इस एक्ट के जो प्रोविजन है उसको वायलेट किया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए पहाड़ी एथनिक ग्रुप, इसको जम्मू एंड कश्मीर की शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में ऐड किया गया है। इसी के साथ पदारी ट्राइब, गड्ढा ब्राह्मण और कोली कम्युनिटीज़, इनको भी ST लिस्ट में ऐड किया गया है। साथ ही वाल्मीकि कम्युनिटी को SC लिस्ट में ऐड किया गया है जम्मू कश्मीर में। विच कंट्रीज नवाब सलाम
हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? किस देश के नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लेबनान। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जिसकी सीट द हेग नीदरलैंड्स में है। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड्स में। तो इन्होंने लेबनान के जज नवाब सलाम को अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 3 साल की टर्म के लिए, और ये US जज जॉन डोनोगी को सक्सीड कर रहे हैं। सलाम फर्स्ट पर्सन है लेबनान से और सेकंड पर्सन है अरब स्टेट से जो कि इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। इनसे पहले अल्जीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के प्रेसिडेंट मोहम्मद बेटसवी ये इस पोस्ट तक पहुंचे थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं जो कि 9 ईयर टर्म्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। वर्ल्ड कोर्ट भी इसको बोलते हैं, और एक ये प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर हुम? राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, निरंजन शाह। आपको जानना चाहिए कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि राजकोट गुजरात में है, इसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया है। आपने निरंजन शाह का नाम सुना होगा, फॉर्मर इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बिजनेसमैन और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ये रहे हैं, और ये सौराष्ट्र के लिए खेले 1965-66 में से लेकर 74-75 तक। फिलहाल ये सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में ऑनरेरी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। क्रिकेट से संबंधित एक और न्यूज़ देखेंगे जो कि राजकोट से ही संबंधित है। तो वेटरन स्पिनर भारत के R अश्विन ये फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 500 विकेट्स लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ये कीर्तिमान हासिल करने के लिए उन्होंने केवल 98 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और ये इन्होंने 500 टेस्ट विकेट लिए हैं। जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 3rd टेस्ट चल रहा है राजकोट में, इस दौरान इनका शिकार बने 5वां जैक क्रॉले। ठीक है, और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए अनिल कुंबले के बाद ये दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, मतलब दूसरे इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने 500 टेस्ट क्रिकेट में विकेट्स लिए हैं। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें तो मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका की यह हाईएस्ट विकेट टेकर है टेस्ट क्रिकेट में। इन्होंने 133 मैचेस में 800 विकेट लिए हुए हैं। उनके बाद फिर शेन वॉर्न, जेम्स एंडरसन, अनिल कुंबले, स्टुअर्ट ब्रॉड आते हैं। Who has assumed the charge of the President of the Institute of Chartered Accountants of India? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर ऑप्शन सी है, रंजीत कुमार अग्रवाल। देखिए, CA इंस्टीट्यूट ने अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है रंजीत कुमार अग्रवाल को 2024-25 के लिए, और इस तरह से ये 72वें प्रेसिडेंट होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटेंट बॉडी है। चरणजोत सिंह नंदा ये वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं इस ICAI के, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो ये ICAI है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। विच सिटी इज़ द ऑफिशियल होस्ट ऑफ द 45th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड? शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण का आधिकारिक मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बुडापेस्ट, हंगरी। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने जो चेस ओलंपियाड टॉर्च है वो बुडापेस्ट हंगरी को हैंड ओवर की है। जो 45th एडिशन है चेस ओलंपियाड का, ये हंगरी में होने वाला है, और जो इससे पहले का एडिशन था 44th, ये भारत में हुआ था चेन्नई में, इसलिए भारत ने ये टॉर्च किसे दी है अब? हंगरी को। और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है ये? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, फाइड जिसे बोलते हैं, इनके द्वारा। फाइड के प्रेसिडेंट हैं अर्केडी डोरकोविच। अच्छा, आपको बता दें ये SBI स्पेशल क्लासेस हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्लास तो हमने यूट्यूब पर अपलोड की थी अपने चैनल पर, बाकी क्लासेस आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल रही हैं। 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं और जल्द ही इसमें और भी क्लासेस ऐड की जाएंगी। PDF भी आपको इसमें प्राप्त होती है, तो ज़रूर देखिएगा, और आप जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको फर्स्ट क्लास कैसी लगी थी, और जिन्होंने सेकंड क्लास देख ली है वो कैसी आपको लगी है। अगली वाली क्लास में हम क्या देखेंगे, इसमें जो भी
ये जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है ना, ये एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए ईजी रहे अगले क्लास में जो ये SBI स्पेशल क्लासेस हैं। तो ये केवल आपको हमारी ऐप पर मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देने हैं इसके लिए, केवल ऐप इंस्टॉल करनी है और क्लासेस आप देख लीजिए। व्हाट इज़ द थीम फॉर द ताज महोत्सव इन 2024? 2024 में ताज महोत्सव की थीम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, संस्कृति एंड समृद्धि। देखिए, ताज महोत्सव एक एनुअल 10 डे इवेंट है जो कि शिल्पग्राम आगरा में होता है। 18 से 27 फरवरी तक ये चल रहा है और 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। थीम रहेगा इसका इस बार संस्कृति एंड समृद्धि। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन एन एयरपोर्ट बीइंग प्लान टू बी सेटअप? किसी हवाई अड्डे पर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? सही आंसर ऑप्शन ए है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरल। देखिए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट CIAL ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के साथ, जिसके तहत इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसी एयरपोर्ट पर तैयार किया जाएगा। किसी एयरपोर्ट पर मतलब कोचीन एयरपोर्ट पर। आपको बता दें, जो ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है और अब ये फर्स्ट एवर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी इस पर सेटअप किया जाएगा। हु हैज़ बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नंद किशोर यादव। देखिए, वेटरन BJP लीडर नंद किशोर यादव ये बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर इलेक्ट किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव इन्हें जो है स्पीकर की चेयर तक ले गए। अगर हम इनकी बात करें नंद किशोर यादव की, तो ये 7 टाइम MLA हैं पटना साहिब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से और ये किसे रिप्लेस कर रहे हैं? अवध बिहारी चौधरी को, जो कि RJD के रहे और इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट आउट कर दिया गया। वेयर वॉज द फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट ऑर्गेनाइज्ड? पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, गुवाहाटी। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जल शक्ति राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट को इनोग्रेट किया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। जो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट है, इसको होस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके थ्रू? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT NIELIT के थ्रू। इंडियन हैमर थ्रोवर रचना कुमारी हैज़ बीन बैंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर डोपिंग? भारतीय हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 12। देखिए, टॉप इंडियन हैमर थ्रोवर रचना कुमारी, इन्हें 12 साल का बैन थमा दिया गया है क्योंकि डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन की जो एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट है इनके द्वारा किया गया था ये डोप टेस्ट, इसमें फेल हो चुकी है। तो ये जो इनका डोप सैंपल है ये लास्ट ईयर लिया गया था और इन जो डोप टेस्ट लिया गया तो पाया गया कि इन्होंने स्टेरॉइड स्टेनोजोल और मेटांडिनोन डिहाइड्रोक्लोरोमेथिल टेस्टोस्टेरोन और क्लेनब्यूटेरोल का जो है इनके सैंपल में पाया गया। द RBI हैज़ एक्सटेंडेड Paytm पेमेंट्स बैंक्स डेडलाइन टू स्टॉप ट्रांजेक्शंस टू विच डेट फ्रॉम द प्रीवियस February 29? RBI ने Paytm पेमेंट्स बैंक की लेन देन बंद करने की समय सीमा को 29 फरवरी से बढ़ाकर किस दिनांक तक कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 15 मार्च 2024। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 और दिन दे दिए हैं Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को। जो भी RBI ने आप हाल ही में डायरेक्शंस दिए हैं इनको, ठीक है, आप सभी अवगत हैं इससे, हमने आपको डिटेल में ही पढ़ाया है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं उनको जो है बंद कर दिया जाएगा इसके द्वारा। तो अब इसको डेडलाइन मिल गई है 15 मार्च 2024 की। एक्चुअली पहले डेडलाइन मिली हुई थी फरवरी 29 तक की। 31 जनवरी को एक जो है ऑर्डर आया था सेंट्रल बैंक का, जिसमें कहा गया था कि जो डिपॉजिट्स हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, टॉपअप्स हैं किसी भी कस्टमर अकाउंट में, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है, ये सब आपको रोक देना है 29 फरवरी तक। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सेक्शन के तहत ये जो है RBI ने इस तरह का ऑर्डर दिया है। तो आंसर होगा सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959। इसके तहत ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर।
वेयर इज़ द भारत मार्ट टू बी सेटअप, भारत मार्ट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है दुबई, यूएई। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और रूलर हैं दुबई के, इन्होंने वर्चुअली आधारशिला रखी है भारत मार्ट की। कहाँ पर? जेबल अली फ्री ट्रेड जोन जो कि दुबई में है। इसे बनाया जाएगा डीपी वर्ल्ड के द्वारा। भारत मार्ट जो कि 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी रहेगा जो भी इंडियन कंपनीज हैं ट्रेड करती हैं दुबई में उनके लिए। अच्छा, थोड़ा सा इंडिया यूएई के बारे में जान लीजिए। 2-3 फैक्ट्स हैं, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में कभी टकरा जाए आपके सामने। एक तो ये कि यूएई और इंडिया ने 1 मई 2022 को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, CEPA। दूसरा यह है कि यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा 2022-23 के लिए। इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी रहा और यूएई का जो 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया है। दूसरी बात यह कि यूएई की हाल ही में एक डोमेस्टिक कार्ड स्कीम J1 ये लॉन्च की गई है, ठीक है, जैसे हमारा ये रुपए है ना, ठीक है, इसी के आधार पर इसको भी लॉन्च किया गया है। साथ ही जो हम दोनों के यहाँ इंडिया और यूएई के बीच की जो नेशनल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, जैसे भारत के यहाँ का UPI हो गया और यूएई के यहाँ का हो गया AANI आनी आप बोल सकते हैं, तो इनके बीच में भी एक जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर ड्राफ्टिंग गाइडलाइंस ऑन अनसोलिसिटेटेड कमर्शियल कॉल्स, अनचाही व्यावसायिक कॉल्स पर दिशा निर्देश तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है रोहित कुमार सिंह। देखिए जो भी पेस्की या फिर प्रमोशनल या फिर अनसोलिसिटेटेड कमर्शियल कॉल्स रिसीव की जाती है कंज्यूमर्स की, तो इस तरह की जो है ना हो घटनाएं, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि गाइडलाइंस तैयार करेगी। और किसकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई गई है? ये है रोहित कुमार सिंह, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। इनकी अध्यक्षता में ये गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। What is the name of the initiative unveiled by the Department of Telecommunications to harness unified data for infrastructure planning and future design? बुनियादी ढांचे की योजना और भविष्य के डिजाइन के लिए एकीकृत डेटा का उपयोग करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है संगम डिजिटल ट्विन। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने संगम डिजिटल ट्विन नामक एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए जो भी फिजिकल एसेट्स हैं उनका एक वर्चुअल रेप्लिकाज यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। जैसे आप देखते हैं सिमुलेशन होता है ना, आपने कार वगैरह देखा होगा, जो कार होती हैं फिजिकली तो अलग दिखती हैं लेकिन कंप्यूटर में उनका पहले डिज़ाइन की जाती है, ठीक है, तो सारे उनके जो भी प्रोस्पेक्ट है वो देखे जाते हैं, पर्सपेक्टिव से देखी जाती है, हर पर्सपेक्टिव से। तो इसी तरह से जो भी फिजिकल एसेट्स हैं उनका वर्चुअल रेप्लिका बनाया जाएगा, तो उसके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया है संगम डिजिटल ट्विन। It aims to demonstrate practical implementation of innovative infrastructure planning solutions to develop a model framework for facilitating faster and more effective collaboration and to provide a future blueprint that may serve as a roadmap to scale and replicate successful strategies in future infrastructure projects. Who inaugurated the National Workshop on Mental Health in New Delhi? नई दिल्ली में मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन ए है VK पॉल। देखिए डॉक्टर VK पॉल जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के, मेंबर हेल्थ नीति आयोग, इन्होंने नई दिल्ली में नेशनल वर्कशॉप ऑन मेंटल हेल्थ को इनोग्रेट किया है। और इसमें जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं सभी स्टेट्स के और जो भी मेंटरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेलीमानस के साथ जुड़े हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर पॉल ने यह भी अनाउंस किया कि किरण मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन को मर्ज किया जा रहा है टेलीमानस के साथ। टेलीमानस कई बार चर्चा में आता रहता है, तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि टेलीमानस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत जो भी फ्री टेलीमेंटल हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती हैं पूरे देश में राउंड द क्लॉक, यानी कि 24 घंटे 7 दिन। और टोल फ्री नंबर भी है इसका एक 14416। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द कालूघाट IWT इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में कालूघाट IWT टर्मिनल का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन ए है बिहार। देखिए सर्बानंद सोनोवाल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, इन्होंने बिहार में कालूघाट IWT टर्मिनल और 2 कम्युनिटी जेटीज इनको इनोग्रेट किया है।
कालूघाट आपको जानना चाहिए, जो बिहार का सारण डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर गंगा रिवर के नॉर्थ बैंक पर स्थित है और इसका डायरेक्ट एक्सेस है NH-19 के साथ। और इसी के कारण नेपाल में कोई जो भी शिपमेंट वगैरह होती है तो वो भी यहाँ से पहुँचाई जाती है। अच्छा, 2014 में जहाँ केवल 5 ऑपरेशनल वाटरवेज थे, वहीं अब बढ़कर 23 हो चुके हैं। और आपको भी जानना चाहिए, सागरमाला प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि जो 14,500 किलोमीटर का जो नेविगेबल वाटरवेज है, ठीक है, उसको जो है यूज़ किया जा सके। और इसी के तहत आपको बता दें, एक लक्ष्य रखा गया था 2016 में कि 111 नस्ल वाटरवेज बनाए जाएंगे। और नेशनल वाटरवे 1 जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में, नेशनल वाटरवे 2 आसाम में, नेशनल वाटरवे 3 केरल में, ये ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। अच्छा, जो भारतीय कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, इसके अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का जो शेयर है वो 5% तक हो जाए टोटल ट्रांसपोर्ट में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी लखनऊ है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसको लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया है। तो उत्तर प्रदेश जो है पार्टनर स्टेट राइज कॉन्फ्रेंस के लिए। द कॉन्फ्रेंस प्रोवाइडेड यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर क्रॉस लर्निंग थ्रू डिटेल्ड presentations by various states UTs on the identified thematic areas, demonstrating the best practices implemented across the country. जल जीवन मिशन याद रखिएगा 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। 2 एग्जाम में तो मैंने ही देख लिया है कि ये पूछा गया कि जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखना इसको 2019 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 300 मेगावाट नोखरा सोलर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 300 मेगावाट नोखरा सौर परियोजना का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन बी है राजस्थान। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 300 मेगावाट का नोखरा सोलर प्रोजेक्ट जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। इसे NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और 1550 एकड़ में फैला हुआ है ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। और CPSU स्कीम फेज़ 2 के तहत इसको एग्जीक्यूट किया गया है 1803 करोड़ रुपए की लागत से, और तेलंगाना राज्य को एक ग्रीन पावर प्रोवाइड कराएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए REC लिमिटेड के बारे में, जो कि एक महारत्न CPSC है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसने एक 588 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ, यही एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए दामोदर वैली रीजन में। On what date was the electoral bond scheme struck down as unconstitutional by the 5-judge bench of the Supreme Court of India? सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की बैठक ने किस दिनांक को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया? सही आंसर ऑप्शन बी है 15 फरवरी 2024। देखिए, कुछ जो खास इवेंट होते हैं ना, उनकी डेट महत्वपूर्ण होती है, तो आप डेट इन चीज़ों की याद रखिए। जैसे एक तो चंद्रयान मिशन हो गया हमारा, एक आदित्य मिशन हो गया, है ना, और आपका एक वो नारी बिल पास किया गया था पार्लियामेंट में, ठीक है, उसकी डेट याद होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे इवेंट होते हैं हिस्टोरिक इवेंट, इनकी डेट पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसी तरह से इसकी भी डेट आपको याद रखनी है 15 फरवरी 2024। तो डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को। देखिए, 15 फरवरी को हुआ ये कि जो 5 जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो कि मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2018 में लाई गई थी, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, असंवैधानिक बताया है। तो ये पेटिशंस फाइल की गई थी इस स्कीम के अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, NGOs, कॉमन कॉज और ADR के द्वारा। अच्छा, जो इसमें बेंच रही 5 जज बेंच, इसमें DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल रहे। और ये भी याद रखनी है कि कितनी जज बेंच ने फैसला सुना है? 5 जज बेंच ने, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन मिल जाएगा आपको 3 जज बेंच, 5 जज बेंच, 7 जज बेंच या फिर 11 जज बेंच, इस तरह से। तो यहाँ पर 2 अलग अलग वर्डिक्ट्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, पर सर्वसम्मति से दिए थे। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है SBI को कि SBI आप सभी जानते हैं इस स्कीम के लिए जो है ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये भी कहा कि 6 मार्च तक जितने भी डिटेल्स हैं जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए गए हैं 12 अप्रैल 2019 से अब तक, उनकी डिटेल इलेक्शन कमीशन को दो, और इलेक्शन कमीशन उनकी पूरी जानकारी अपनी ऑफिशियल साइट पर 13 मार्च तक उपलब्ध कराएगी कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है।
अच्छा, बेंच ने ये कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है और जो इसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स किए गए आने वाले मतलब पिछले कुछ सालों में, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन किया गया, कंपनीज एक्ट में संशोधन किया गया, इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया गया, तो जो वोटर्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसको वायलेट करती है। ठीक है, पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में जानने के जो अधिकार है उसको वायलेट करती है अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। साथ ही ये भी कहा गया कि जो सेक्शन 182(1) है कंपनीज एक्ट की, ठीक है, इसको हटा दिया गया था और जो कॉरपोरेट है उनको पूरी छूट दे दी गई कि वो कितना भी अनलिमिटेड जो है फंडिंग कर सकते हैं पार्टीज़ को, तो वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड आप सभी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा देने के लिए लाए गए थे और फाइनेंशियल बिल 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग यूनियन बजट 2017-18। जो भी कॉरपोरेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो एनोनिमसली डोनेट कर सकते हैं मनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इसके लिए उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है परचेज करने पड़ते हैं। तो केवल SBI ही सोल अथॉरिटी है इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने के लिए, और यदि 15 दिन के अंदर जो है उनको इन कैश नहीं किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, तो वो फिर पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता है। अच्छा, जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 2000 रुपये इसमें कैप कर दी गई थी यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। 7 नवंबर 2022 को जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको अमेंड किया गया और ये कहा गया कि जिस साल असेंबली इलेक्शन होते हैं उस वक्त इसकी जो सेल पीरियड है वो 70 से बढ़ाकर 85 दिन की हो सकती है। विच टीम वॉन SA20 2020 क्रिकेट लीग इन साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका में SA20 2020 क्रिकेट लीग किस टीम ने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सनराइजर्स ईस्टर्न केप। आपको जानना चाहिए सनराइजर ईस्टर्न केप, जिसे कैप्टन एडन मार्करम है, इन्होंने सक्सेसफुली साउथ अफ्रीका 2024 टाइटल अपना डिफेंड किया, यानी कि पिछली बार भी यही लोग इस टाइटल को जीते थे और फाइनल में इन्होंने इस बार हराया है डरबन सुपर जायंट्स को। आपको जानना चाहिए कि चेन्नई बेस्ड जो सन ग्रुप है वो इसके मालिक हैं, सनराइजर्स ईस्टर्न केप की। अब अगर हम इस SA20 की बात करें तो ये एक 2020 फ्रेंचाइज क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया जाता है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के द्वारा। तो 6 टीम बेस्ड ये टूर्नामेंट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो ये अलग अलग देशों की लीग्स होती हैं, जैसे कैरेबियन T20 लीग हो गया, बिग बैश हो गया और अब ये साउथ अफ्रीका 20 लीग हो गया। व्हाट इज़ द मास्कॉट फॉर द 4th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का शुभंकर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अष्टलक्ष्मी अ बटरफ्लाई। आपको जानना चाहिए कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए लोगो, एंथम, मास्कट, जर्सी एंड टॉर्च को लॉन्च किया है गुवाहाटी, आसाम में। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हैं ये 19 से 29 फरवरी 2024 तक चलने वाले हैं और इसका शुभंकर यानी कि मास्कट है अष्टलक्ष्मी, जो कि एक बटरफ्लाई है। अष्टलक्ष्मी इज अ symbol of grace and symbolism which represent northeast India's vast biodiversity and natural magnificence। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं 4th एडिशन, ये जॉइंटली जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं सभी इसको कवर कर रहे हैं एक्सेप्ट मणिपुर। विच यूनियन मिनिस्टर इनोग्रेटेड BSc एक्सपो 2024? किस केंद्रीय मंत्री ने BSc एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अनुराग सिंह ठाकुर। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने 28th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी के दौरान BSc एक्सपो 2024 को इनोग्रेट किया है। इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया गया ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया के द्वारा नई दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा इवॉल्विंग मीडिया इकोसिस्टम, इनोवेटिव, इमर्सिव एंड सस्टेनेबल। वेयर वॉज द वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 हेल्ड? विश्व रक्षा शो 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रियाद, सऊदी अरब। देखिए, वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 का जो 2nd एडिशन है ये रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर रियाद, सऊदी अरब में संपन्न हुआ। इसको ऑर्गेनाइज
किया गया जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जो कि सऊदी अरबिया में जो मिलिट्री इंडस्ट्री है उसका रेगुलेटर है। थीम रहा इस वर्ल्ड डिफेंस शो का इक्विप्ड फॉर टुमारो। अच्छा, भारत की ओर से जो ट्राई सर्विस वुमेन ऑफिसर्स हैं उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस को इस वर्ल्ड डिफेंस शो में रिप्रेजेंट किया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट। बोट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, रणबीर सिंह। देखिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट, इन्होंने रणबीर सिंह जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। श्याम स्टील, इन्होंने रवि किशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अर्बन ने एक्टर कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वीज़ा ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हिल्टन ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण को। वहीं इंडिया के जो चेस प्लेयर हैं GM विश्वनाथन आनंद रहे हैं, चेस प्लेयर रहे हैं, और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है chess.com का। अच्छा, कियाबी जो है ये एक फ्रेंच एपरल ब्रांड है। इसने जो है एशिया में अपनी एंट्री मार दी है, किसके साथ? मिंत्रा के साथ मिलकर। SG मार्ट जो कि इंडिया का प्रीमियर B2B ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। व्हेन इज द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड। अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, 15 फरवरी। देखिए, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये 15 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और आपको जानना चाहिए इस बार कैंपेन थीम रहा अनवेलिंग चैलेंजेस। गोल्ड रिबन ये यूनिवर्सल अवेयरनेस सिंबल है चाइल्डहुड कैंसर का। विच टू नेशंस साइंड एंड एक्सचेंज टर्म ऑफ रेफरेंस टू इंटीग्रेट देयर रेस्पेक्टिव पेमेंट इंटरफेस। किन दो देशों ने अपने संबंधित भुगतान इंटरफेस को एकीकृत करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया नेपाल। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किए हैं नेपाल राष्ट्र बैंक के साथ, ताकि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI है इंडिया का, और नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि NPI जो है नेपाल का, इनको इंटीग्रेट किया जा सके क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस के लिए। तो इसके द्वारा अब जो यूज़र्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन के बाद। अच्छा, भारत ने जो है अब UPI की जो सर्विस है वो 7 कंट्रीज़ तक एक्सपेंड कर दी है। हाल ही में हमने देखा कि श्रीलंका और मॉरिशस में भी ये अवेलेबल हो गया है, और ऑलरेडी फ्रांस, UAE, सिंगापुर, भूटान और नेपाल में ये एक्टिव है। साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय विच IIT। ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली किस IIT द्वारा विकसित की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है, IIT जम्मू। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो IIT जम्मू के प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, डॉक्टर करण नथवानी, इन्होंने एक एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है जो कि साउंड टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। तो ये जो ड्रोन सिस्टम है ये पहली बार ऐसा बनाया गया है जो पूरी तरह से साउंड बेस्ड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी पर जो है कार्य करता है। तो ड्रोन आपने देखा होगा आवाज़ करते हैं जब चलते हैं, तो उसी आवाज़ को ये पहचान कर डिटेक्ट कर सकता है कि ड्रोन कहाँ पर है। साथ ही आपको जानना चाहिए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने IIT भुवनेश्वर का जो 100 क्यूब स्टार्टअप इनिशिएटिव है इसको भी इनोग्रेट किया है। विच स्टेट हैज़ इंक्रीज द ग्रांट गिवन इन 6 कैटेगरीज अंडर द मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 6 श्रेणियों में दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दिया जाता है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 6 कैटेगरीज में, उसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है 2024-25 की जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है इससे। तो ये जो अमाउंट है ये जो डॉटर्स होती हैं उनके बर्थ पर प्रोवाइड किया जाता है, और कब तक दिया जाता है? जब तक कि जो बेटी है वो अंडर ग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले लेती है। अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार का जो वुमेंस वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लॉन्च किया था ताकि जो फीमेल फोर्टिसाइड की प्रॉब्लम है उसको इरेडिकेट किया जा सके, जेंडर इक्वालिटी को बूस्ट किया जा सके, चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है, और जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके, इस तरह का ग्रांट प्रोवाइड कराकर।
विद हुज कोलैबोरेशन हैज़ द सिक्किम गवर्नमेंट लॉन्च द सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, वर्ल्ड बैंक। देखिए सिक्किम इंस्पायर्स का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स। तो इसे लॉन्च किया गया है सिक्किम गवर्नमेंट की जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और इसे असिस्ट कर रहा है इस प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक। तो इसे हाल ही में लॉन्च किया गया, और इस इंस्पायर प्रोग्राम के तहत जो सिक्किम गवर्नमेंट है वो विमेन एंड यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना चाहती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। Max Financial Services MFSL has received approval from IRDAI for capital infusion of rupees 1,612 crore by which bank into the Max Life Insurance। Max Financial Services को किस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 1612 करोड़ रुपए की पूंजी डालने के लिए IRDAI से मंजूरी मिल गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। देखिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि MFSL, इसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI से अप्रूवल मिल गया है कि एक्सिस बैंक इसमें 1612 करोड़ रुपए की कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकता है। मतलब मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की जो सब्सिडरी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, इसमें एक्सिस बैंक 1612 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ कर सकता है। तो इस डील के मुताबिक जो मैक्स लाइफ है वो लगभग 14 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर्स एक्सिस बैंक को ऑफर करेगा या इशू करेगा। तो इससे क्या होगा, जो MFSL है, ठीक है, MFSL यानी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके जो इसका जो शेयर है मैक्स लाइफ में वो घटकर 81% हो जाएंगे 87% से। साथ ही आपको जानना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने अपना पेड अप शेयर SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड में 5% तक 5.02% तक बढ़ा दिया है 4.99% से। Who inaugurated the publication division stall at the World Book Fair in New Delhi? प्रगति मैदान, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, संजय जाजू। देखिए इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी संजय जाजू, इन्होंने पब्लिक डिवीज़न इंस्टॉल को इनोग्रेट किया है वर्ल्ड बुक फेयर में, जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया। साथ ही मिस्टर जाजू ने पब्लिक डिवीज़न का जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है इंडिया ईयर बुक 2024 और कैरियर कॉलिंग, इसको भी लॉन्च किया है। इंडिया ईयर बुक आप सभी ने देखी भी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है पूरे साल भर का उसमें लेखा जोखा रहता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले बच्चे भी इसको पढ़ते हैं क्योंकि कई सारे डेटा इसे मिल जाता है, अलग अलग योजनाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, अच्छा, और अगर हम देखें इसमें योजना कुरुक्षेत्र, आजकल और बाल भारती, ये सभी जर्नल्स भी लॉन्च किए गए हैं। विच बैंक हैज साइंड अ पैक्ट विद लेरेमिट टू इनेबल स्मूथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस फॉर MSMEs? किस बैंक ने MSMEs के लिए सुचारू सीमा पार लेन देन को सक्षम करने के लिए लेरेमिट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। देखिए फिनटेक स्टार्टअप लेरेमिट और यस बैंक ने पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जो MSME है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो है आसानी से कर सके US डॉलर में या फिर यूरोस में, जो की करेंसीज होती है, जो मेन करेंसीज हैं उनमें। In addition to multi-currency support, the platform offers transparency, efficiency, and cost benefits for small businesses involved in global trade, making it more accessible for MSMEs. साथ ही आपको जानना चाहिए जो हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि HSBC है, इसने पार्टनरशिप की है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ, जिसके तहत जो भी फास्ट ग्रोइंग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सके। तो यहाँ पर जो HSBC है ये लगभग $1 बिलियन की फंडिंग प्रोवाइड कराएगा क्लाइमेट टेक कंपनीज को, जिन्हें सिलेक्ट किया गया है गूगल के द्वारा अपने गूगल क्लाउड रेडी सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के तहत। विच बैंक लॉन्च्ड स्टेलर सेविंग्स अकाउंट? किस बैंक ने स्टेलर बचत खाता लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, फेडरल बैंक। देखिए फेडरल बैंक ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है स्टेलर सेविंग्स अकाउंट। तो और इसको लॉन्च जो ये स्टेलर सेविंग अकाउंट है, इसके तहत फिर एक स्टेलर डेबिट कार्ड भी दिया जा रहा है विच इज़ पावर्ड बाय मास्टर कार्ड।
फेडरल बैंक की अगर हम बात करें, एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन है, हेडक्वार्टर्स अलुवा कोच्चि केरल में है और टैगलाइन है यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अच्छा, जो इस तरह के कार्ड या अकाउंट होते हैं ना, इसमें आपको उसके फीचर नहीं देखने होते हैं। आपको अगर खुलवाना है अकाउंट तो देख सकते हैं, बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम में इतना नहीं आता कि क्या फीचर हैं उसके। साथ ही आपको जानना चाहिए चेन्नई बेस्ड इंडियन ओवरसीज बैंक ने 3 नए रुपए क्रेडिट कार्ड वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। एक है आईओबी रुपए क्लासिक, आईओबी रुपए प्लैटिनम और आईओबी रुपए सिलेक्ट। साथ ही फ्रीडम करंट अकाउंट एंड सेविंग करंट अकाउंट वेरिएंट्स भी इन्होंने लॉन्च किए। व्हाट इज द नेम ऑफ द इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट फॉर द फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स रिलीज्ड बाय सिडबी? सिडबी द्वारा जारी फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है प्रभाव। देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी ने जो फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स की इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, इसको लॉन्च किया है। ये एक थर्ड पार्टी असेसमेंट रहा इस स्कीम का, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स स्कीम का, और इसे किया गया, इस असेसमेंट को किया गया क्रेसिल के द्वारा, और इस रिपोर्ट का नाम दिया गया प्रभाव। तो इसी को लॉन्च किया है सिडबी ने। देखिए, फंड फॉर स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान आप सभी जानते हैं 2016 में लॉन्च किया गया। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अच्छा, ये स्कीम जो है मैनेज की जाती है सिडबी के द्वारा। जो फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप है सिडबी के द्वारा मैनेज की जाती है ऑन बिहाफ ऑफ DPIIT। सिडबी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एस रमन है। व्हाट इज द न्यू सीलिंग ऑन द रिम्यूनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन प्राइवेट बैंक्स? निजी बैंकों में गैर कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक की नई सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है ₹30 लाख पर एनम। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिम्यूनरेशन दिया जाता है प्राइवेट बैंक्स के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, उसकी जो सीमा थी पहले 20 लाख थी, उसे बढ़ाकर अब 30 लाख पर एनम कर दिया है। अप्रैल 2021 में सेंट्रल बैंक ने यानी कि RBI ने ये सीलिंग फिक्स की थी कि 20 लाख रुपए पर एनम रहेगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए। अब इसे 30 लाख रुपए पर एनम कर दिया है। रिसर्चर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू फंगस स्पीसीज नेम्ड ट्राइकोग्लोसम श्याम विश्वनाथी इन विच स्टेट? सही आंसर ऑप्शन बी है केरल। देखिए, रिसर्चर्स ने हाल ही में एक नई फंगस स्पीसीज डिस्कवर की है त्रिशूर केरल में, और इसका नाम है ट्राइकोग्लोसम श्याम विश्वनाथी। ठीक है, और इसमें अगर हम बताएं तो ये आती है किस फैमिली के तहत? जियोग्लोसेई, जिसे आप एस कोमिकोटा के तहत रख सकते हैं, और हेयरी अर्थ टंग्स के नाम से भी इन्हें जानते हैं क्योंकि कई सारे फिलामेंट्स इसमें जो है मशरूम की तरह होते हैं, और ये ब्लैक है, डार्क है और ब्राउन है कलर में, यहाँ पर देख भी सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, ये उनके लिए जो पीछे इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर पूछ लेते हैं इस तरह क्वेश्चन, बैंकों में तो नहीं पूछते। Who won Sportsman of the Year Team Sports honor at the Sports Star Access Awards 2024? स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स सम्मान किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है मोहम्मद शमी। देखिए, इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी, इन्होंने टीम स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, और चेस ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रेस्पेक्टिवली अवार्ड जीते हैं। और साथ ही अमूल इंटरनेशनल आइकन अवार्ड दिया गया है मुथैया मुरलीधरन को। अदर विनर्स देखेंगे, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पैरा स्पोर्ट्स सुमित एंटिल, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पैरा स्पोर्ट्स तुला सिमथी मुरुगेसन, कोच ऑफ द ईयर राहुल द्रविड़, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल शीतल देवी, बेस्ट स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट तमिलनाडु, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस ऑफ SS अवार्ड रोहन पोपन्ना, बेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड NTPC, बेस्ट कॉर्पोरेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड टाटा स्टील। द स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड ये अमूल द्वारा प्रेजेंट किया गया एंड इट वॉज पावर्ड बाय IDFC फर्स्ट बैंक in association with Indian Oil. Who among the following has been honored with the 58th Gyanpith Award this year?
निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है गुलजार। आपको जानना चाहिए जाने माने उर्दू पोएट और लिरिसिस्ट गुलजार, साथ ही संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को ही 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा। इनके नाम का ऐलान हाल ही में हुआ है। गुलजार का जो ओरिजिनल नाम है ये संपूर्ण सिंह काड़ला है और एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। संपूर्ण सिंह काड़ला गुलजार जी का नाम है। तो हिंदी सिनेमा में अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं, साथ ही वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोइट्स हैं अपने एरा के। और अगर हम बात करें रामभद्राचार्य जी की, इनका नाम गिरिधर है और ये फाउंडर रहे हैं, साथ ही हेड हैं तुलसी पीठ जो कि चित्रकूट में है। जाने माने हिंदी स्पिरिचुअल लीडर हैं, एजुकेटर हैं और 240 से ज़्यादा बुक्स एंड टेक्स्ट लिख चुके हैं, साथ ही 22 भाषाओं के जानकार हैं। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। केवल इंडियंस को दिया जाता है और वो भी उन इंडियन राइटर्स को जिन्होंने 8th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो लैंग्वेजेस हैं उनमें कुछ लिखा हो या फिर इंग्लिश में लिखा हो। और मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। ये ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। और आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब ये अवार्ड संस्कृत लैंग्वेज के लिए दिया जा रहा है, साथ ही 5वीं बार है जब ये उर्दू लैंग्वेज के लिए दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले पर्सन रहे जी शंकरा कुरूप। साथ ही आपको जाना चाहिए इस अवार्ड में 21 लाख रुपीज़ की प्राइज मनी दी जाती है। वाग्देवी की स्टैचू भी दिया जाता है। और जो सिलेक्शन कमेटी है जिन्होंने गुलजार साहब और रामभद्राचार्य जी का नाम ऐलान किया है, इस कमेटी की अध्यक्षता की है प्रतिभा राय ने। आपको बता दें जो 2022 का अवार्ड दिया गया था, इससे पहले का वो दामोदर मौजो को दिया गया था। वेयर वॉज द रिसेंट वायु शक्ति एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हेल्ड? हाल ही में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है पोखरन राजस्थान। देखिए इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 ये पोखरन रेंज नियर जैसलमेर राजस्थान में संपन्न हुई। और इस बार ये जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर की है। एक्सरसाइज का थीम रहा लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स सिविल मैरिज? कौन सा देश समलैंगिक नागरिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा ग्रीस। देखिए ग्रीस फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री बन गया है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। हाल ही में पार्लियामेंट ने अप्रूवमेंट दे दिया है। ग्रीस की बात करते हैं, कैपिटल एथेंस है, करेंसी यहाँ की यूरो है। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में द नीदरलैंड्स फर्स्ट कंट्री था जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था। Which country hosted the 14th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals यानी कि COP14? किस देश ने कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के COP14 की 14वीं सभा का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा उज्बेकिस्तान। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसकी जो COP है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इसकी 40th मीटिंग, या आप कहें कि COP14, ये गवर्नमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान ने होस्ट की है समरकंड में। और ये फर्स्ट COP है जो कि सेंट्रल एशिया में आयोजित की गई। और इसी दौरान फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट भी लॉन्च की गई। आपको बता दें स्लोगन रहा इस समिट का नेचर नोज नो बॉर्डर्स। अच्छा, साथ ही आपको जानना चाहिए कि इस तरह की मीटिंग जो है 2022 में हुई थी, कोमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, वहाँ पर एडॉप्ट किया गया था। अच्छा, अगर हम इस कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो ये साइन हुई थी बोन जर्मनी में 23 जून 1979 को। इसे बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं। ये एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP। वेयर इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेटेड? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है February 20। देखिए 26 नवंबर 2007 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि 2008 से 20 फरवरी का दिन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाया जाएगा। 2024 में इस डे का थीम है ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस।
विच टू एंटिटीज हैव कोलैबोरेटेड टू लॉन्च इंडिया सेकंड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन द रुपे नेटवर्क? किन दो संस्थाओं ने रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बीओबी कार्ड लिमिटेड एंड एनपीसीआई। देखिए, बीओबी कार्ड लिमिटेड, जिसे पहले बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की। साथ ही नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, इन्होंने मिलकर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है रुपे नेटवर्क पर, और इस तरह से ये सेकंड क्रेडिट कार्ड इश्यूअर बन गए हैं जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है। इनसे पहले इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया था, तो लास्ट ईयर किया था इंडसइंड बैंक ने, उसका नाम था इंडसइंड बैंक ईस्ट फंड। ये इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है रुपे नेटवर्क पर। तो एक साथ दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड एक्सपीरियंशियल म्यूजियम अनुभव केंद्र इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अनुभवजन्य संग्रहालय अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, कुरुक्षेत्र। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कई सारे प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित किए, लगभग 9,750 करोड़ रुपए की लागत से, रेवाड़ी हरियाणा में। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या इनोग्रेट किया। तो आधारशिला रखी गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की, और एम्स रेवाड़ी की आधारशिला रखी गई है। साथ ही इन्होंने एक एक्सपोनेंशियल म्यूजियम जिसका नाम अनुभव केंद्र है, इसको ज्योतिष और कुरुक्षेत्र में इनोग्रेट किया। साथ ही रोहतक मेहम हंसी सेक्शन के बीच में एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। The Committee for Rationalization of Film Awards has recommended that which of the following National Film Awards be renamed the Best Film on Social Issues? फिल्म पुरस्कार की युक्तिकरण समिति ने सिफारिश की है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का नाम बदलकर सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म रखा जाए? सही आंसर ऑप्शन डी है, नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर एंड नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, ये दोनों ही नेशनल फिल्म अवार्ड्स के पार्ट हैं और इन्हें अब रीनेम किया जा रहा है, पुनः इनका नाम रखा जा रहा है। एक कमेटी फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स ने इनका जो है इस तरह की रिकमेंडेशन दी है कि इनके नाम बदले जाएं। तो कमेटी ने कहा है कि जो इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर है, इसको रीनेम किया जाए और इसका नाम होना चाहिए बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, और 3 लाख रुपए इसमें दिए जाएँ। वहीं नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, इसको रिनेम किया जाए बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज़। ये एक ही बात है ना, चाहे आप इसको ऐसे बोल लीजिए, चाहे क्वेश्चन में जो लिखा है बेस्ट फिल्म सोशल इशूज़, चाहे ऐसे बोल लीजिए, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो 1.5 लाख रुपीज़ इसमें दिए जाते हैं, और 2 लाख रुपये अब इसमें इसकी जो है राशि कर दी जाएगी, क्योंकि इसको क्लब कर दिया जाएगा बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज एंड बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के साथ, और राशि हो जाएगी 2 लाख रुपए। दादा साहब फाल्के अवार्ड की भी राशि बढ़ा दी गई है, 10 लाख से 15 लाख कर दी गई है। अच्छा, इस कमेटी को हेड किया है नीरजा शेखर ने, ये जो रैशनलाइजेशन कमेटी बनी। साथ ही इस कमेटी ने भी कहा है कि एक नई कैटेगरी बननी चाहिए अवार्ड की, इसका नाम होगा बेस्ट AVGC फिल्म, जिसमें कि बेस्ट एनिमेशन फिल्म और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट कैटेगरीज को कंबाइन किया गया है। Which film was named the best film at the 77th British Academy Film Awards? 77वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, ओपेनहाइमर। देखिए, 77th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जिसे बाफ्टास भी हम बोलते हैं, ये 18 फरवरी 2024 को अनाउंस किए गए रॉयल फेस्टिवल हॉल, जो कि लंदन के साउथ बैंक सेंटर में है। सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं ओपेनहाइमर ने 7, सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन भी इसी फिल्म को मिले हैं 13। तो नॉमिनेशन तो महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा अवार्ड्स इसने जीते हैं 7। अगर हम अवार्ड्स की बात करें, जो मेन अवार्ड्स हैं, बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, लीडिंग एक्ट्रेस एमा स्टोन, लीडिंग एक्टर सिलियन मर्फी, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस देख लीजिए, सपोर्टिंग एक्टर भी देख लीजिए, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। शुरू के 4 महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब इसमें भी आप सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, एक तो ये एनिमेटेड फिल्म याद रखना, पॉइंट नंबर 23, डॉक्यूमेंट्री याद रखना पॉइंट नंबर 22, और पॉइंट नंबर 21 याद रखना, जो एक कैटेगरी इसमें आती है फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये मिला है द जोन ऑफ इंटरेस्ट को, और ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था दीपिका पादुकोण द्वारा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण ने भी यहाँ पर एक अवार्ड दिया है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पटना डिक्लेरेशन ब्रोट आउट बाय द बिहार गवर्नमेंट? बिहार सरकार द्वारा लाए गए पटना घोषणा पत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन है बर्ड कंजर्वेशन।
देखिए बर्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, साथ ही जो इलीगल हंटिंग हो रही है साउथ एशियन रीजन में, उसके द्वारा जो चैलेंजेस आ रहे हैं सरकार के सामने, ठीक है, उनसे निपटने के लिए बिहार सरकार ने पटना डिक्लेरेशन जो है लाया है। तो पटना डिक्लेरेशन को फॉर्मुलेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। As per the Patna Declaration, a task force on illegal killing, taking, and trade of migratory birds in the South Asian region will be established to facilitate the implementation of guidelines and action plans and to consider the necessary of new recommendations to respond to specific problems. According to the IRDI, what is the main objective of building बीमा सुगम? IRDI के अनुसार बीमा सुगम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, empowering and protecting पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDI, इसने ड्राफ्ट रेगुलेशंस रिलीज किए हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, जिसका नाम बीमा सुगम है या फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप सभी इससे अवगत तो होंगे कि IRDI बीमा सुगम को बिल्ड कर रहा है, जो कि इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है। मतलब आप समझ सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर का UPI। ठीक है, तो ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करेगा। मतलब कोई पॉलिसी होल्डर जो हैं किसी तरह से घाटे में ना रहे, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। साथ ही इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है भारत में उसको बढ़ाएगा और इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी को भी इन्हेंस करेगा। तो ये बीमा सुगम जो है वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा सभी इंश्योरेंस स्टॉक होल्डर्स के लिए, चाहे वो कस्टमर हो, इंश्योरेंस हो, इंटरमीडिएट्स हो, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स हों या फिर इंश्योरेंस एजेंट्स हों, सभी के लिए। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि मकसद ये है IRDI का कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 तक सभी जो है इंश्योर्ड रहें। अच्छा, इसके लिए अब क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाए गए हैं, जो ड्राफ्ट रेगुलेशन आएगा वो देख लेते हैं कि करके। इसमें बताया गया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एक फॉर्म की जाएगी एज़ पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और ये कंपनी जो है इट शैल एस्टेब्लिश, फैसिलिटेट, डेवलप, ऑपरेट एंड मेंटेन द मार्केट प्लेस फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू द इंश्योरेंस स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डिंग जो है इस कंपनी की वो लाइफ, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस के बीच में रहेगी। किसी भी सिंगल एंटिटी के पास जो है, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि पूरी ज़्यादा मैक्सिमम स्टेक उसके पास रहे किसी भी एक कंपनी के पास। ठीक है, सबके पास जो है इक्वली कह सकते हैं आप, डिवाइडेड रहेगी। अच्छा, इसमें 2 मेंबर्स भी नॉमिनेट किए जाएंगे IRDA द्वारा इस कंपनी के बोर्ड में, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। साथ ही प्राइवेट अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ कंपनी, IRDI की प्राइवर अप्रूवल ली जाएगी जो ये कंपनी बनेगी, इसका चेयरपर्सन CEO नियुक्त करने के लिए। साथ ही कंसेंट बेस्ड आर्किटेक्चर ऑफ द सर्विसेज। कंज्यूमर शैल नॉट बी चार्ज फॉर अवेलिंग सर्विसेज ऑफ बीमा सुगम। बीमा सुगम पर कोई भी सर्विस किसी को चाहिए, ठीक है, तो उसकी कोई भी सर्विसेज नहीं लगेंगी। आप एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से आप इंश्योरेंस जो है खरीद सकते हैं। जैसे आप पेटीएम वगैरह करते हैं, है ना, या फिर फ़ोनपे वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कोई भी सर्विस नहीं देनी पड़ेगी, आप बीमा बाय कर सकते हैं। IRDA के चेयरमैन देवाशीष पांडा हैं। Who received Maharashtrian of the Year 2024 award for her valuable contribution to the business sector? व्यवसाय क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसे मिला? सही आंसर ऑप्शन ए है ईसा अंबानी। देखिए ईसा अंबानी जो कि रिलायंस ग्रुप्स रिटेल वेंचर रिलायंस रिटेल की हेड हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड में। इन्हें महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है बिजनेस सेक्टर में इनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो हाल ही में एक इवेंट हुआ है, न्यूज़ 18 लोकमत द्वारा ये इवेंट कराया गया, उसमें इन्हें अवार्ड दिया गया। What is the name of the prestigious award unveiled by the government to acknowledge digital creators and influencers? डिजिटल रचनाकारों और प्रभावशाली लोगों को सम्मानित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। देखिए आप सभी जानते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह बनाते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, इनको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं और सरकार ने इनके लिए भी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाया है। ठीक है, तो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स जो समाज में अच्छा चेंज ला सकें, इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक कर सकें, एजुकेशन, गेमिंग, ठीक है, ये सभी इनके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाया गया है। मतलब क्रिएटिविटी हो कुछ।
हु चेयर्ड द 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एट द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र में समाजी विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर ऑप्शन सी है, रुचिरा काम्बोज। देखिए इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, रुचिरा काम्बोज, इन्होंने कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में है, इसके 62nd यानी कि 62वें सेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, और ये पहली बार है 1975 के बाद जब भारत ने इस सेशन की जो है अध्यक्षता की है। तो इस सेशन का थीम रहा फोस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड social justice through social policies to accelerate progress on the implementation of the 2030 agenda for sustainable development and to achieve the overarching goal of poverty eradication। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये काम्बोज हैं इन्होंने अब ये पोलैंड जो है 63rd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की अध्यक्षता करने वाला है 2025 में। ठीक है, तो इनको जो है ये अध्यक्षता सौंपी है, पोलैंड करेगा अगली बार इस कमीशन की अध्यक्षता। और अगर हम इसकी बेसिक बात करें कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की, तो ये वन ऑफ द 8 फंक्शनल कमीशंस हैं जिसे यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। ठीक है, तो जो ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसमें 8 फंक्शनल कमीशन आती है, उनमें से एक है कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट और इसमें 46 मेंबर्स हैं। Which launch vehicle was used by ISRO for the successful launch of the INSAT 3DS satellite? INSAT 3DS उपग्रह के सफल प्रशिक्षण के लिए इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, JSLV F-14। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इसने सक्सेसफुली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की जो INSAT 3DS सैटेलाइट है इसको लॉन्च कर दिया है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी कि JSLV F-14 की मदद से। तो ये जो सैटेलाइट है ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए सेंड की गई है और लैंड एंड ओशन सर्विसेज को भी ये मॉनिटर करेगा, वेदर फोरकास्टिंग बताएगा, डिजास्टर वार्निंग के बारे में सूचित करेगा। ठीक है, बाकी वही है, INSAT 3DS सैटेलाइट विल ऑगमेंट मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्रेजेंटली ऑपरेशनल INSAT 3D एंड INSAT 3DR। तो ऑलरेडी INSAT 3D और INSAT 3DR ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, अब उसके साथ ये भी चली जाएगी INSAT 3DS। अच्छा, अगर हम अब ये जो लॉन्च व्हीकल होते हैं ना, ये लॉन्च व्हीकल होते हैं, एक तो सैटेलाइट होती है, जो सैटेलाइट जाती है, एक होती है लॉन्च व्हीकल जो उनको ऊपर तक ले जाती है। तो 3 तरह के रॉकेट होते हैं, रॉकेट कह सकते हैं, लॉन्च व्हीकल कह सकते हैं, जो इसरो यूज़ करता है। एक तो है GSLV, एक है PSLV और एक है LVM-3। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है देखो, जो LVM-3 है इसको GSLV Mark 3 के नाम से पहले जानते थे। अच्छा, GSLV का निक नेम है नोटी बॉय। क्यों? क्योंकि इसका जो सक्सेसफुल रेट है ना वो काफ़ी कम है, इसलिए नोटी बॉय इसको बोलते हैं। और जो PSLV है ये काफ़ी पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, इसका नाम है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। ये कई बार पूछा गया है कि इसरो का कौन सा लॉन्च व्हीकल जो है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा PSLV। Where did the World Social Forum 2024 take place? विश्व सामाजिक मंच यानी कि WSF 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, काठमांडू, नेपाल। आपको जानना चाहिए काठमांडू नेपाल में वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 हाल ही में संपन्न हुआ है और इस बार जो एडिशन रहा इसका थीम रहा अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड सोशल फोरम की शुरुआत साल 2001 में की गई थी एज एन अल्टरनेटिव टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि एनुअली डावोस स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया जाता है। तो उसकी एक अल्टरनेटिव के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड सोशल फोरम की। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 ये आयोजित की गई दुबई में और यहाँ पर दुबई ने एग्रीमेंट्स साइन किए हैं जिसके तहत ये वर्ल्ड की फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत करेगा और 2026 तक ये ऑपरेशनलाइज भी हो जाएगा। आपको बता दीजिए ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हुई दुबई में, इसमें इंडिया, तुर्की और कतर ये तीनों ही कंट्री गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 21 फरवरी। आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है और पहली बार यूनेस्को द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी 17 नवंबर 1999 को और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको एडॉप्ट किया साल 2002 में। और
आपको जानना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि किस देश की ये पहल थी कि ये डे मनाया जाना चाहिए, ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने इनिशिएटिव लिया था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाए। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि किस देश की पहल थी ये डे मनाने के लिए। 2024 में इस डे का थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजनरेशनल लर्निंग। वेयर इज द 12th एडिशन ऑफ द मिलन एक्सरसाइज टेकिंग प्लेस? मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि मिलन एक्सरसाइज का 12वां एडिशन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में शुरू हो चुका है। 50 से ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थीम रहेगा इसका फोर्जिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो आप ये भी जान लीजिए कि नीति आयोग ने गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर एक 2 दिन की नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, जिसका टाइटल रहा हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ फिशरीज इन इनलैंड स्टेट्स। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई वर्कशॉप? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। दोनों ही जैसे क्वेश्चन थे विशाखापट्टनम से संबंधित, इसलिए मैंने एक साथ क्लब कर दिया। द इंडियन वीमेंस टीम क्लिंच्ड द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप्स टाइटल विद अ विक्ट्री ओवर विच टीम? भारतीय महिला टीम ने किस टीम पर जीत के साथ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मलेशिया। आपको जानना चाहिए इंडियन वीमेंस टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में। इन्होंने फाइनल में, जो कि शाह आलम मलेशिया में खेला गया, थाईलैंड को 3-2 से हराया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय टीम में जो प्रमुख चेहरे रहे, ये सिंधु रही, पीवी सिंधु, त्रिशा जोली, गायत्री गोपीचंद और 17 साल की अनमोल कार्प। तो इन सभी ने जो है अपने अपना डिलीवर किया, और मतलब बेस्ट डिलीवर किया, और गोल्ड मेडल यहाँ पर भारत ने जीता है। ये भारत का पहला टाइटल था, ठीक है, जो इस तरह का कॉम्पिटिशन भारत ने पहली बार जीता है। इन विच स्टेडियम वॉज द आदि महोत्सव 2024 इनोग्रेटेड? आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने आदि महोत्सव 2024 को इनोग्रेट किया है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। इसी मौके पर जो यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं, अर्जुन मुंडा, इन्होंने वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि VCF-ST इसको भी लॉन्च किया है। जो आदि महोत्सव है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ट्राइफेड द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आती है। अच्छा, अगर हम इस वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, तो ये जो फंड है, ये सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल फंड है, और इसको मैनेज किया जा रहा है IFCI वेंचर के द्वारा, जो कि IFCI लिमिटेड की सब्सिडरी है। और 2 इन्वेस्टर्स हैं इस स्कीम में, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और दूसरा है ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इस स्कीम में क्या है कि जो भी इस तरह की कंपनीज़ हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स द्वारा प्रमोटेड कंपनीज़ हैं, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 10 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की। ठीक है, और जो पर एनम इंटरेस्ट रहेगा वो भी काफ़ी कम रहेगा, 4% का पर एनम इंटरेस्ट रहने वाला है। और यदि ST वुमेन या ST डिसेबल्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनको 3.75% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। तो इससे वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। Which fintech firms have received the final authorization from the Reserve Bank of India to operate as payment aggregators? भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लिए किन फिनटेक फर्मों को भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली? सही आंसर ऑप्शन डी है, जस्पे, डिसेंट्रो एंड जूहू। देखिए, फिनटेक फर्म्स जस्पे, डिसेंट्रो और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी जूहू, इन्हें फाइनल ऑथराइजेशन मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ये पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकते हैं अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। अच्छा, जो ये एक्ट है ना, PSS एक्ट 2007, तो जितना भी पेमेंट सिस्टम हमारे भारत में होता है उसको रेगुलेट और सुपरवाइज इसी एक्ट के द्वारा किया जाता है। और इसी के कारण RBI जो है एक ऐसी अथॉरिटी है जो इन सब को जो है ऑथराइज करती है। अच्छा, RBI ने सबसे पहले जो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की गाइडलाइंस जारी की थी वो मार्च 2020 में की थी। ठीक है, रेजर पे, कैश फ्री, ओपन, इन सबको पहले ही जो है पेमेंट एग्रीगेटर का जो है दर्जा दिया गया। फिर जोमेटो, डिजियो, गूगल, टाटा डिजिटल, ठीक है, इन्हें भी इस तरह का पेमेंट लाइसेंस दिया गया है।
पेमेंट एग्रीगेटर और पीए, अच्छा ये याद रखिएगा कि ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी नहीं है। जैसे पेटीएम है, पेटीएम पेमेंट एग्रीगेटर नहीं है। अच्छा, पेमेंट्स एग्रीगेटर या पीए लाइसेंस की अगर हम बात करें, इट अलाउज कंपनीज टू प्रोवाइड पेमेंट सर्विसेज टू द मर्चेंट बाय एक्सेप्टिंग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर्स एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। Payments aggregator pool the funds received from customers and transfer them to merchants after a certain time period. पेमेंट एग्रीगेटर मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए जैसे जो मर्चेंट होते हैं ना, मर्चेंट मतलब कोई बिजनेसमैन या फिर दुकानदार, तो उसको अमाउंट चाहिए कस्टमर से, है ना, तो वो ऐसा तो करेगा नहीं कि अलग अलग बैंकों से जाकर या फिर एनबीएफसी से जाकर कांटेक्ट करेगा। वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और काफ़ी जो है हेस्टी प्रोसेस भी होता है। तो उसके बदलेगा ये कार्य पेमेंट एग्रीगेटर कर देती है। ये क्या करती है, जितने भी बैंक्स हैं या जितने भी मेथड्स हैं, जैसे वॉलेट हो गया, है ना, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड से हो गया, डेबिट कार्ड से हो गया, या ईएमआई ऑप्शन हो गया, इन सब को एक साथ इंटीग्रेट कर देता है पेमेंट एग्रीगेटर। तो आपको अलग से जो है सबके साथ साझेदारी करने की ज़रूरत नहीं होती है मर्चेंट्स को। इससे क्या होता है, जो कस्टमर है उनका भी फ़ायदा हो जाता है, उन्हें भी जो सारे पेमेंट ऑप्शन है वो एक साथ प्रोवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस संस्थान को 2024 के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज NIMHANS बेंगलुरु है, इसको नेशनल मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और आपको बता दें, नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2019 and it recognizes individuals, institutions or government or non-governmental organizations that have demonstrated remarkable contributions to health promotion। तो हेल्थ के सेक्टर में अवार्ड दिया जाता है। Which organizations signed an agreement for developing prototypes for 10 gigabit capable symmetric passive optical network, optical line terminal and optical network unit? 10 गीगाबिट सक्षम सममित निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल और ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट के लिए प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए किन संस्थाओं ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, C.DOT एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। देखिए C.DOT जो कि एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर IITK के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत 10 गीगाबिट कैपेबल सिमेट्रिक पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल एंड ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट के लिए जो है प्रोटोटाइप्स को डेवलप किया जाएगा। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है अंडर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत। इस प्रोजेक्ट के तहत जो IIT खड़गपुर है वो प्रोटोटाइप डेवलप करेगा इन्हीं सब के लिए जो मैंने आपको ऊपर बताया, 10 गीगाबिट केपेबल सिमेट्रिक पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए। Who inaugurated the new defense system Precision Approach Radar PAR in Andaman and Nicobar Islands? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, नेवी चीफ एडमिरल R हरी कुमार। देखिए नेवी चीफ एडमिरल R हरी कुमार, इन्होंने एक नया डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है प्रिसीजन अप्रोच रडार, इसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इनोग्रेट किया है। और कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? ये INS उत्कर्ष में, INS उत्कर्ष में इसको इनोग्रेट किया गया है, जो कि साउथ अंडमान आइलैंड्स में लोकेटेड है। और चेन्नई बेस्ड एक कंपनी इसको मैन्युफैक्चर किया है। तो ये किस तरह से हेल्पफुल रहेगा? तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं लो विजिबिलिटी कंडीशंस जैसे कि हैवी रेन, फॉग, ठीक है, तो वहाँ पर सेफली जो है लैंड कर सके, इसमें ये काफ़ी मददगार रहेगा। साथ ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो क्लियरेंस होती है उसमें भी ये काफ़ी मददगार रहेगा लो विजिबिलिटी में। Which union ministry initiated the weather information network and data system WINDS? किस केंद्रीय मंत्रालय ने मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर।
देखिए जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम यानी कि विंड्स इसकी शुरुआत की है ताकि लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल वेदर डेटा जनरेट किया जा सके। तो इसमें लिखा भी है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम एम्स टू इंस्टॉल ओवर 2 lakh ground stations to enhance weather data utilization and promote wider applications in agriculture and other sectors। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा विंड्स की, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम। विद द एडिशन ऑफ टिंकॉफ बैंक एंड सेंट्रो क्रेडिट बैंक, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एफपीआई रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम रशिया? टिंकॉफ बैंक और सेंट्रो क्रेडिट बैंक को शामिल करने के साथ रूस से एफपीआई पंजीकरण की कुल संख्या कितनी हो गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 10। देखिए आपको जानना चाहिए कि 2 और रशियन बैंक्स, एक तो है टिंकॉफ बैंक और दूसरा है सेंट्रो क्रेडिट बैंक, इन्होंने हाल ही में रजिस्टर किया है एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर भारत में। और इसकी तरह जो टोटल एफपीआई रजिस्ट्रेशंस हैं रशिया से वो 10 हो चुकी हैं। तो जो टिंकॉफ बैंक है इसे कैटेगरी 1 एज वेल एज कैटेगरी 2 लाइसेंस दिया गया है, वहीं सेंट्रो क्रेडिट बैंक को कैटेगरी 2 एफपीआई लाइसेंस दिया गया है। 20 रशियन बैंक्स जिसमें गैज़प्रोम, रोसबैंक, टिंकॉफ बैंक, सेंट्रो क्रेडिट बैंक और क्रेडिट बैंक ऑफ मॉस्को हैं, इन सभी ने रूपी वोस्टो अकाउंट्स खोले हुए हैं भारत में। आपको बता दें जुलाई 2022 में आरबीआई ने अलाउ किया था कि रुपीज़ में इंटरनेशनल ट्रेड हम कर सकते हैं। विच इंडियन अच्छा ये जो एफपीआई होता है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है किसी दूसरे कंट्रीज़ में। जैसे रशियन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे आपने बॉन्ड में कर दिया, सिक्योरिटीज़ में है ना, बॉन्ड में कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज में कर दिया, तो शेयर मार्केट में कर दिया, तो ये सब शॉर्ट टर्म। विच इंडियन स्टेट्स वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू डिक्लेयर एरिया बिटवीन तलोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व एंड कवल टाइगर रिजर्व एज अ कंजर्वेशन रिजर्व? किस भारतीय राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने तलोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व के बीच के क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। देखिए तेलंगाना स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उस प्रपोजल को अप्रूव दी है जिसमें कहा गया है कि जो कॉरिडोर एरिया है तलोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व के बीच का, इसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाए। अच्छा, हाल ही में इसी तरह क्वेश्चन एक हमने देखा था कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, इसे अपना चौथा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी टू ऑफर लो इंटरेस्ट लोन्स फॉर फार्मर्स? किस बैंक ने किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब एंड सिंध बैंक। देखिए जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है WDRA, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ, ताकि जो फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको लो इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जा सके। जो ये वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके चेयरपर्सन TK मनोज कुमार हैं और जो पंजाब एंड सिंध बैंक है इसके MD and CEO स्वरूप कुमार शाह हैं। What is the name of the health information platform in India that has been included as a member of the World Health Organization's Vaccine Safety Net? भारत में किस स्वास्थ्य सूचना मंच को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैक्सीन सुरक्षा नेट के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट। देखिए द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट जो कि एक हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है इंडिया में, इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो वैक्सीन सेफ्टी नेट है इसके मेंबर के तौर पर इंक्लूड किया गया है। वैक्सीन सेफ्टी नेट ये एक ग्लोबल नेटवर्क है वेबसाइट्स का जो कि ट्रस्टवर्दी एंड वेरीफाइड वैक्सीन सेफ्टी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कई सारी वेबसाइट्स हैं जो वैक्सीन से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो अब इस नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट ने भी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो इसकी मतलब इमेज है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ये भी इस तरह की ही वैक्सीन सेफ्टी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हमारे देश में। द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट इज़ अ प्रोमिनेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म इन इंडिया डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग क्रेडिबल, हाँ इसी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्रेडिबल वर्ड याद नहीं आ रहा था, टू प्रोवाइडिंग क्रेडिबल एंड वेरीफाइड हेल्थ इन्फॉर्मेशन विद अ फोकस ऑन वेरीफाइड वैक्सीन सेफ्टी इन्फॉर्मेशन टू द डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। India has signed MOU with which country on sharing open source digital public infrastructures? भारत ने किस देश के साथ ओपन सोर्स डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है कोलंबिया।
देखिए भारत और कोलंबिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उनको सक्सेसफुल शेयर कर सकते हैं ताकि पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कोलंबिया की बात करते हैं, कैपिटल बोगोटा है, करेंसी है कोलंबियन पेसो। विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लुमायर। किस कंपनी ने अपना नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल लुमायर पेश किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है गूगल। देखिए गूगल ने एक अपना एआई वीडियो मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है लुमायर। तो यहाँ पर अब आप वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ठीक है, टेक्स्ट टू वीडियो है, यानी कि आप कुछ टाइप कीजिए और वीडियो बन जाएगी, कोई इमेज डाल दीजिए तो उसकी वीडियो बन जाएगी। अच्छा, इससे पहले आपने जानना चाहिए कि गूगल ने अपना इनका जो बार्ड नाम से चैटबॉट है उसको जेमिनी नाम दे दिया है। अच्छा, हाल ही में ओपन एआई ने भी अपना एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है, टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल है, इसका नाम है सोरा। जैसे चैट जीपीटी ओपन एआई का ही है ना, इस तरह से सोरा भी ओपन एआई का ही है, पर ये है टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल, जो कि ये ऊपर लुमायर जो लॉन्च किया है गूगल ने इसी तरह का है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।